बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक प्रोग्राम के साथ डॉक्टर मंजर हयात हाजिर। सिटी न्यूज़ 7 का एक ऐसा काम जिसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने शानदार कामयाबियां हासिल की, करना चाहते हैं, अज़्म उनका आगे है, बढ़ा हुआ है और वो हर तरीके से एक तब्दीली लाना चाहते हैं, उनके साथ हफ्ते में एक बार मुकालमा होता है। और इस प्रोग्राम की ख़ासियत ये है कि ये हम किसी स्टूडियो में बैठ के नहीं करते, बल्कि हम एक इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन के रूप में करते हैं। 22 करोड़ का मुल्क, ना हेल्थ की फैसिलिटीज़, ना पीने का पानी, ना दवाई और ना तालीम के मामलात ठीक हुए। अफ़गानिस्तान की ये हालत है कि अब अफ़गानिस्तान ने कोरोना के लिए पाकिस्तान की मदद की है और तकरीबन $3 करोड़ दिया है। शर्म की बात है। मुख्तलिफ जो हमारे पास इंडिसेस हैं उसके हिसाब से हमारा मुल्क जो है तकरीबन काफ़ी अरसे से एक गर्दाब में है और तरक्की जो है वो ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ हमारे बड़े बड़े लीडरों के ऐलानात सुने तो लगता है कि पाकिस्तान जो है चाँद पे पहुँच चुका है। इस पूरी कन्फ्यूजन को कैसे हल किया जाए, उसका एक ही तरीका है कि वो लोग जो खामोशी से काम कर रहे हैं, उनके काम को, उनके नाम को और उन्हें मंजर आम पर लाया जाए और बताया जाए कि ये लोग कितना बेहतर और अच्छा काम कर रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं, इंतहाई हैरत अंगेज़ आदमी सईद राजपूत साहब, ये क्या क्या करते हैं ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इनके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है, शायद जवानों से बढ़ के है, जिसके ज़रिए से ये पाकिस्तान में एक तब्दीली लाना चाहते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ फ़ोरम इन्होंने बनाए हुए हैं ख़ुद, जिसमें IBL कॉटेजेस है, जिसमें IBL बिज़नेस फोरम्स हैं, चैम्बर आप उसे कह सकते हैं, जिसमें एक इंतहाई फ़ाल किस्म का प्रोग्राम है अज़ीमुशान पाकिस्तान, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर इंतहाई ज़ीरक, संजीदा और पढ़े लिखे लोग हैं और वो बाकायदा मिल के आपस में बात करते हैं कि मुल्क को कैसे आगे लेके जाया जाए। तो आज हम इस हैरत अंगेज़ आदमी को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी सईद राजपूत साहब। शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका ममनून हूँ मैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। और शुरू हम इस दुआ के साथ करते हैं और इस अज़म के साथ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क को कायम रखे और हम अपनी इस्तिताअत से बढ़ के इस मुल्क की हिफाजत करें, इसको मजबूत करें, इसको अज़ीम शान पाकिस्तान बनाएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात की है आपने। लेकिन अब कुछ मुश्किल बातें भी करते हैं। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लाज़मी बात है कि आप भी काम कर रहे हैं, तो सब कुछ खुदावंद करीम ने आपको अता फ़रमाया, आपने मेहनत की, ज़िंदगी में कारोबार किया, तो ये घर बैठे बैठे आपने क्यों अपने सर एक मुसीबत मोल ले ली कि नहीं मैंने ही तब्दीली लानी है, मैंने ही अच्छा काम करना है, क्यों? दर हकीकत बात यह है कि मैं ये फ़ील करता हूँ कि हमारे पॉलिटिक्स में हमारी इंतज़ामिया और हमारा अदालती पूरा निज़ाम वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाया जो कुछ एक अज़ीम शान मुल्क को करना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ जैसे इस नशिस्त से पहले आप फरमा रहे थे कि हमें पीने के पानी के मसाइल हैं, हम अफ़गानिस्तान से लोन लेने पे या इमदाद लेने पे मजबूर हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर में वो विज़न ही नहीं है, वो अज़म ही नहीं है, वो क्लैरिटी और वो हिम्मत नहीं है जिसके तहत वो हमारे नौजवानों को पाकिस्तान की हकीकी तामीर और तरक्की की तरफ गामज़न कर सकें। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ इस लेवल का लीडर नहीं आ सका।
लेकिन आपको क्यों ये लगता है कि आप वो शख्सियत हैं कि जो तब्दीली ला सकते हैं और जो पहले काम नहीं हुआ उसको आप कामयाबी से आगे लेके जा सकते? जी, बात यह है कि आप भी इंटेलेक्चुअल्स में रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं बातें, गवर्नमेंट की भी सुनते रहते हैं, अपोजिशन की भी सुनते रहते हैं, और सोशल मीडिया का सैलाब आया हुआ है, उसमें भी मुख्तलिफ बातें होती रहती हैं। आप मुझे सुबह से शाम तक कहीं सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे बताएं कि फ़लाँ प्रोग्राम में या फ़लाँ फोरम पे डिबेट हो रही है कि हमने पाकिस्तान को कैसे आगे इसके हकीकी मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। हमारे यहाँ तनकीद है और मुसलसल तनकीद है, तदबीर की तरफ और तशखीस की तरफ लोग नहीं जाते। सारा दिन हम सईद साहब ये एक नेगेटिविटी की चीज़ें सुनते हैं, बस पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खुदा ना खास्ता ये हो गया, आइंदा ना हुआ तो बड़े बड़े जय्यद बंदे कहते हैं कि जी मुल्क में अनारकी आ जाएगी, जैसे अभी PDM के जलसे में कहा गया है मौलाना साहब ने। तो आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ काम करते हैं, तो पॉजिटिविटी जो है आप जो कौम में लाना चाह रहे हैं, ये कैसे आप इसकी बुनियाद क्या है? जी राव साहब, असल में जैसे पहले भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में नेशनलिज़म का बड़ा फुकदान है। आपने देखा होगा जैसे PDM के जलसे हो रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं, वहाँ आपको नेशनल इंटरेस्ट का कोई ख्याल नहीं रख रहा। उनके मुतालबात में जमहूरियत का जिक्र है, लेकिन आप कभी भी उनके मुंह से जमहूर का लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। दुरुस्त। दूसरी बात है कि वो अपनी बातचीत में, अपनी गुफ्तगू में, अपने मुतालबात में उनके पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी है, पाकिस्तान की खुशहाली है, पाकिस्तान की सालमियत है, पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान का वक़ार है, वो उनके गुफ्तगू में आप तकारीर में नहीं सुनते होंगे, एक लफ्ज़ नहीं सुनते होंगे। दूसरी तरफ आप देखें जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बेंचेस हैं, वहाँ प्रोफेशनलिज्म का इतना ज़्यादा फुकदान है कि हमारी असम्बली में वो डिबेट ही नहीं होती कि हमारे लोगों का मयार ज़िंदगी कैसे बुलंद किया जाए। हमारी गुफ्तगू में पाकिस्तान का और कायदे आज़म का नाम कैसे आए। कभी आपने ईद की नमाज में देखा है कि हमारे सरकारी मौलाना हजरात भी हाथ उठा के कायदे आज़म के लिए दुआ कर रहे हों? कभी आपने देखा हो? कम से कम मैंने नहीं देखा। आप जो बहुत बड़े मीडिया के उलमा इकराम हैं, मशहूर, आपने उनको देखा है कि कभी वो कायदे आज़म के लिए दुआ कर रहे हों? या वो लोग जो हमारे पाक वतन की नामूस की खातिर शहीद हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जिस तरह आपने एक बार बताया कि आपकी फैमिली में से पार्टीशन के अंदर लोगों ने जान दी, बिल्कुल दी है। मेरी छोटी बहन थी, मेरे पेरेंट्स का जो पहली बेबी थी, शी एक्सपायर्ड ड्यू टू स्टारवेशन। भूख लगी थी, मेरे वालिदैन उनको पाल नहीं सकते थे, हालांकि वो अच्छे अपने इलाके के रेनाउंड ज़मींदार थे। बात यह है कि एक कहते हैं कि नो साइटेशन इज़ मोर क्रेडिबल दैन ब्लड। आर्मी अपना खून दे रही है और एक माँ अपना बेटा भेजती है, वो 25 साल का 24 साल का वो शहीद हो जाता है। हमारी असेंबली में, हमारे उलमा में वो बात, वो नेशनलिज्म ख़त्म हो गई है कि कम अज़ कम उसका जिक्र ही कर दें। राव साहब, आपने कभी देखा है कि इमरान खान साहब ने कभी कहा हो कि एक इंसान जो अपनी जान दे गया, उसकी वालदा अपना बेटा खो गई है, उसकी बेगम विडो हो गई है, उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, उसको अपनी पार्टी के कुछ लोगों को उसके जनाजे में भिजवा दें? कभी आपने देखा है? मतलब फॉर्मली ऐसा नहीं होता। फॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई इंडिविजुअल लेवल पे है। दूसरी बात है जो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे, मैं नाम नहीं दोहराता क्योंकि आपको भी पता है, लोगों को भी पता है, सारे लोग देखते हैं। जब कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, जैसे ज़लज़ला आया था, जैसे सैलाब आ जाते हैं, मैं 2005 के ज़लज़ले में आई वाज द पायनियर टू रीच मुज़फ़्फ़राबाद फ्रॉम सिविल सोसाइटी, उनके रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। वहाँ किसी किस्म की मुस्लिम लीग का कोई नुमाइंदा नज़र नहीं आया, किसी किस्म की पीपल पार्टी का। आप सबसे पहले पहुँचे? आप? जी, पहले, सबसे पहले हम पहुँचे।
आर्मी जा रही थी, गालबन खारियाँ से यूनिटें जा रही थी, तो उन आर्मी के कॉन्वॉय के दरमियान में मैं भी एक ट्रक पे बैठा हुआ था, अपना ट्रक घर से लेकर गया था मैं भर के चीज़ों का। अब मौलाना फजल रहमान साहब और जितनी बाकी पार्टियां साथ खड़ी हैं, तमाम मुस्लिम लीगें, तमाम पीपल पार्टियां जो कंटेनर पे खड़े हैं, उनमें से कोई एक भी मुजफ्फराबाद में नहीं था। इसका मतलब है कि इन लोगों का हमारे साथ पब्लिक के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप बड़ी एक गहरी बात कर रहे हैं। आपका ख्याल है और आपका थीसिस ये है कि जो हमारी नेशनल लेवल की लीडरशिप है, इसका आम आदमी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जी नहीं। लिहाजा ये आम आदमी की बेहतरी के ऐलानात तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका मदावा नहीं कर सकते, उसका हालात बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्त, आप कैसे करेंगे? बात यह है कि सर सैयद अहमद खान, जैसे आपने कहा जी मैं कैसे करूंगा, मैं अकेला आदमी कैसे करूंगा। थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि जब मीडिया नहीं था तो सईद राजपूत अब बात कर रहा है तो उसको मीडिया मुयस्सर है तो उसकी बात आगे चली जाएगी, तो जब मीडिया नहीं था तो फिर आप कैसे करते। तो मैंने अर्ज़ ये किया कि जब सर सैयद अहमद खान मैदान में उतरे उस वक्त मीडिया तो था ही नहीं। जी सर सैयद अहमद खान के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जो हमें मुयस्सर हैं। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ और आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि मेरे साथ तो बहुत खूबसूरत फ्रेंड एंड फैमिली हैं जिन्होंने दोज हु हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, दे हैव डिस्प्लेड पार एक्सीलेंस इन डिफरेंट फील्ड्स, वो मेरे साथ लोग हैं। मेरे साथ 500-600 फैमिली है पाकिस्तान की। अगर सर सैयद अहमद खान घर से उठ के बेसरो सामानी में अगर वो फाउंडेशन रख सकते थे जिस फाउंडेशन पे आके अल्टीमेटली उसको कंक्लूड कायदे आज़म ने करके तो हमें ये मुल्क दिया, तो कोई भी शख्स जो कमिटेड है इसके लिए बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज मैटर ज़रूर करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन सोल वो रीज़न नहीं बनते। असल में मेरे पास कमिटमेंट है, मेरे पास लोग ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिछले कोई 20 साल से, वैसे तो मुझे पीछे चले जाएं, जब से मैंने होश संभाली है मैं सोशो इकनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को पाया, लेकिन 20 साल से मैंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ डेली शाम होने से पहले, मेरा मोटो है कि मैं वादा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हर रोज़ किसी ना किसी से कम अज़ कम एक नेकी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे नज़दीक नेकी ये नहीं है कि मैं उसको नमाज रोज़े का बताऊँ। नमाज रोज़ा हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमारे ईमान को कोई ख़तरा नहीं है। हमें ख़तरा जो है वो हमारा सोशो इकनॉमिक सर्वाइवल का। मेरे नज़दीक नेकी ये है कि अगर रास्ते में कोई खड़ा बंदा है, मैं उसको खड़ा करके अपने पास बुलवा के ये कह दूँ कि भाई कोई काम किया करो, या अगर काम नहीं मिलता तो मेरे पास आओ, मैं आपके लिए कोई काम ढूंढूं। आप जो हैं सईद साहब सॉल्यूशंस की तरफ मैं सॉल्यूशन, तो ये आपने लफ्ज़ यूज़ किया सोशियो इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उसको हल करने का, तो ये नारा तो भुट्टो भी लगाता रहा, ये नारा जो है किसी न किसी फॉर्म में सारे लीडर्स लगाते रहे। तो आपने इसको अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जहाँ वो नाकाम हो गए तो आप कामयाब हो जाएंगे? जी, भुट्टो साहब ने नारा लगाया और हमने नारा कभी भी नहीं लगाया। भुट्टो साहब ने नारा लगाया, भुट्टो साहब हीटर से उठ के आते थे और आके अपना कोट फेंक के कह देते थे कि मैं भी एक भुट्टो ये है, एक भुट्टो आप हैं, और वो बाहर घंटों इंतज़ार में खड़े होते थे। उसके कौलो फेल में तजाद था, वो पब्लिक को कहते कुछ थे, करते वो खुद कुछ थे। हम तो पहले दिन से, मैंने तो जब से होश संभाली है, मैंने अपने आप को प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक मैं बल्कि कहता हूँ मैंने पाया है। और मैं अपनी फ्रेंड एंड फैमिली को दूर तक, मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ जिसका भी तल्लक है वो कुछ ना कुछ काम करे। मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं उसको रास्ता दिखाता हूँ, मैं एवेन्यू क्रिएट करता हूँ, और मैं कई दिहाइयों से इस काम पे प्रैक्टिकली लगा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके जो आप काम कर रहे हैं और 20-25 साल 30 साल से आपका कहना है कि आप वो सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितने लोग, ख़ानदान, फैमिलीज़ हैं जिनको आपने कारोबार पे लगाया, यानी उन्हें खुद कफील किया
और वो लोग जो हैं आज जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस दिन से जिससे पहले वो उस तरह के नहीं थे। जी, मैंने अपना ऑफिस इनोवेटिव बिजनेस लिंक्स 2001 में हमने लॉन्च किया। उस वक्त मैं सर्विस में था, मैं कुछ करना चाह रहा था और मैं प्लान कर चुका था कि मैंने आर्मी से रिज़ाइन करके तो अपना काम करना है। हालांकि लोग तो आर्मी में रहना चाहते उसमें मैं मेरी मिसेज़ और मैं अपने बेटे के नाम पे इनोवेटिव बिजनेस लिंक्स जो हमारी बिज़नेस की फर्म है वो रजिस्टर करवा के तो हमने काम शुरू किया लाहौर में THA में। यहाँ मेरे ऑफिस से कोई 100 से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स मेरे पास आए। मैंने उन्हें बार बार ये कहा कि बजाय आप CV लेके जगह जगह पे मुलाजमत ढूंढे, आप अपने पाँव पे खड़े हों, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बहुत सारे लोग उसमें इस्टेब्लिश हुए। उससे भी बढ़ के मैं एक लड़के की मिसाल, आप समझते हैं सैकड़ों ख़ानदान जो है, जी सैकड़ों, वो इसका मतलब अगर आप ख़ानदान का एक आदमी जो है वो 5 या 6 अहले खाना पे है तो फिर तो हज़ारों तक ये हज़ारों तक। मैं एक लड़के की आपको मिसाल देता हूँ। वो मेरे पास आया, मोटरसाइकिल पे आता था और उसे मैंने काम पे भेजना और वो 2-3 महीने के बाद थक हार के उससे काम नहीं हुआ और वो घर चला गया। एक दिन वो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद या कुछ मुझे अभी याद नहीं है, वो आया तो मैं सारे लोगों को बिठा के, जिसमें 15-20 आर्मी ऑफिसर्स भी रिटायर्ड बैठे थे, मैं उनको मोटिवेट कर रहा था कि काम करो काम करो काम करो, नहीं करना आता तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ। रात को आधी रात को भी फ़ोन करोगे तो मैं आपके साथ आ जाऊँगा। अच्छा, वो सारी बातें सुन के मुझे कहता है कि सर मैं तो आज माजरत करने आया था कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो आपने फिर आज मोटिवेट कर दिया। तो राव साहब आज वो लड़का अपनी प्राडो पे बैठा हुआ है, उसके अपने प्लाजे हैं और ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने मेरी मोटिवेशन से बिज़नेस किया, बिज़नेस में भी दयानतदारी के साथ बिज़नेस किया, फोकस्ड बिज़नेस किया और वो बहुत अच्छे सेटल्ड है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात आप बता रहे हैं कि इस तरह लोगों में चेंज आई। लेकिन हम अब ज़रा मुल्की सियासी तनाजुर के हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके देखते हैं कि कैसे आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सियासतदान आपसे इतना डरते क्यों? बात यह है कि इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया। हमने उस वक्त, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस्टेब्लिश थी, सब ने मेरे साथ मशवरा किया, तो मैंने कहा कि बात यह है कि इमरान खान साहब से आप बेहतरी की, बहुत बेहतरी की तवक्को ना रखें। लेकिन हमने सब ने इमरान खान को वोट देना है। मैं भी वोट देने जाऊंगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट मेरी फैमिली ने कास्ट किया और मैं ब्लैक बैंड पहन के पोलिंग स्टेशन पे गया। इसलिए कुछ लोगों ने पूछा कि ये ब्लैक बैंड क्यों पहना हुआ, तो मैंने कहा जी मैं एहतजाजन वोट डाल रहा हूँ। अगर इससे कोई बेहतर होते, और ये मैंने प्रैक्टिकली किया कि इससे बेहतर होते तो मैं कभी भी इनको वोट ना डालता। तो फिर उन्होंने कहा जी आप क्यों डाल रहे हैं? मैं कहा अगर मैं नहीं डालूँगा तो इस लेवल की प्लंडरिंग है, मेरे मादरे वतन को, मेरे वतन को नोच नोच कर खा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकथाम नहीं है। तो इनको एक दफ़ा मादरे वतन को लिटा के जो खा रहे हैं ऊद बुलाओ, उनको एक दफ़ा रोकना ज़रूरी था। तो इमरान खान साहब आ गए। अब आप ख़ुद फरमाएं कि आप दयानतदारी से सोचें कि क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर रहे हैं? क्या इमरान साहब हीरो थे? वो उनका लोग उनकी बात सुनते थे, अब भी सुनते हैं। कभी कंटेनर से भी आपने उनकी आवाज़ सुनी कि वो कहें कि नौजवानों काम करें? वो जो हमारे कायद कह गए थे काम काम और बस काम, कभी इन्होंने कहा? सईद साहब, इमरान खान साहब तो लीडर ही नौजवानों के हैं और अगर आप उन्हें देखें तो वो कहते हैं मैंने तो पाकिस्तान में कमाल कर दिया। नवाज शरीफ साहब से पूछें, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मोटरवे, अंडरपास। शहबाज शरीफ साहब से पूछें, वो कहते हैं जी पेरिस बन गया लाहौर। जरदारी साहब से पूछें तो वो कोई भी बात नहीं करते, खैर वो इंटरव्यू कर देते ही नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने सिंध में इनकलाब ले आए हैं। तो आप इतने बड़े बड़े ये जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी सियासी बैकग्राउंड्स हैं, जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जगह कैसे बनाएंगे? देखिए जी, हमने कोशिश करनी है, भरपूर रियलिस्टिक कोशिश करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग समझना शुरू हो जाएंगे। यहाँ भूख है, यहाँ नंग है, दुरुस्त, यहाँ जहालत है, दुरुस्त।
अब आप देखें कि आप कह रहे हैं कि नौजवानों के लीडर हैं। इस सियासी कल्चर में एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी का रवाज पड़ गया है कि मीडिया पे बैठ के हर तरफ से, दोनों तरफ से या कह लें आप, सियासी क़ुव्वतें आलमोस्ट एक दूसरे को गाली गलौच दे रहे होते हैं। नौजवानों का अखलाकियात इन्होंने तबाह कर दी हैं। अब थोड़ी देर पहले ज़िक्र हो रहा था कि सरकारी स्कूलों में काम तालीम अच्छी नहीं है, तो कोई बीकन हाउस में चला गया, तो उधर चला गया तो उसका कैरियर बेहतर हो जाता है। मैं कहता हूं कि वहाँ भी बेड़े गर्क हो रहे हैं। कौन सा स्कूल एक बता दें, कोई एक कॉलेज बता दें, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ कायदे आज़म को प्रमोट किया जा रहा हो। यानी आपका फोकस कायदे आज़म की? मेरा फोकस पाकिस्तान है, मेरा फोकस कायदे आज़म है। आपकी टीचिंग्स उनकी जो है, वही किरदार जो है, हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें नफ़रतें ना हों, जिसमें कदूरतें ना हों, जिसमें लोग फारग बैठ के तनकीद की बजाय मैदान अमल में आएँ और पाकिस्तान के लिए तामीर हो। पाकिस्तान हमारा वतन है, लेकिन एक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारा फैमिली यूनिट। अब आप देखें कि कितने के लोग हैं, पंजाब की आप मिसाल ले लें, कितने के लोग हैं जहां फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 काम कर रहे हों। नहीं, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिटिकल पोजीशन आ जाती है किसी भी स्टेज पे, तो आपकी पहली 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? ठीक है जी, वो पॉलिटिकल पोजीशन तो बाद में आएगी, वो प्रायोरिटी में मैं बताता हूँ, लेकिन हम तो अभी से शुरू ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 3 सालों से 3 प्रायोरिटीज़ बता दें। 3 प्रायोरिटी ये है। सबसे पहली बात यह है कि हमने नेशनलिज्म को प्रमोट करना है। दुरुस्त। ये मैंने फ्लैग लगाया हुआ है, मैंने देखा। ये फ्लैग हर किसी के साथ लगा होना चाहिए और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इसका दिल से एक मान के साथ सारे लोग लगाएं। नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना है। अभी कुछ देर पहले सर गंगाराम की बात हो रही थी, जॉन जैकब साहब की बात हो रही थी, रुत पाव की बात हो रही थी, आप ईदी साहब को बीच में शामिल कर लें। ये वो लोग थे जो कोई बहुत, वो ये लीडर तो नहीं थे, कोई पॉलिटिकल लीडर थे या कोई पोजीशन में किसी ऐसी में नहीं थे, लेकिन वो काम कर गए जो रहती दुनिया तक याद रहेगा और एक रोल मॉडल छोड़ के। कोई शक नहीं। तीसरी मेरी प्रायोरिटी जो है, और वो ये दोनों चीज़ें जो पहले मैंने नेशनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म की बात की है, वो एक ही चीज़ पे कन्वर्ज करेगी, फोकस करेगी, वो है सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम सोशली इकोनॉमिकली बहुत पीछे रह गए हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी इंतज़ामिया, हमारी अदलिया और हमारी इंटेलिजेंसिया सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान किसी की प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। अगर प्रायोरिटी में शामिल है तो हो सकता वो अकेले बैठ के उसके बारे में सोच रहे हों। हमने उनके मुंह से कभी भी इस तरह की बात अमली तौर पे एक और मैं सही फरमा रहे हैं। एक आपकी बात काटते हुए माजरत के साथ मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होती है, पॉलिटिशियन जो डेमोक्रेसी हमें दी गई है वो बाई एंड लार्ज दुनिया में, अभी अमेरिका में भी, उसमें इंडिसेंसी है, फोकस नेशनलिज्म का कम है। जमहूरियत की बात है, जमहूर पे फोकस कम है, लेकिन आम तौर पे ये होता है जहाँ जमहूरियतें हैं, आप इंग्लैंड ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप और बहुत सारे, आप पूरी एडवांस वर्ल्ड ले लें, वहाँ लोगों को पता है कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। उनका इंटेलिजेंस फोकस्ड है। वो ये नहीं करेंगे कि अगर उनके इमरान खान से कोई गलती हो जाए तो वो अपने पाकिस्तान को गाली देना शुरू हो जाए। यानी मुल्क के साथ मुहिब वतन। और उसमें फिर जो हमारा मीडिया है, मीडिया ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम कर रहा है हमारा सारा मीडिया, लेकिन मीडिया की प्रायोरिटी में सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ भी नहीं है। और फिर जो हमारे कॉपी पेस्ट स्कॉलर हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द एल्डर्स ऑफ सोसाइटी, वो सुबह से कॉपी पेस्ट पकड़ के एक मैसेज दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे का दूसरे को, 2 लफ्ज़ लिखने के लिए तैयार नहीं है। वो दे आर डी ट्रैकिंग दी नौजवान ऑफ पाकिस्तान। खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि
प्रोग्राम जो है मुझे कंक्लूड करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल मैं अब ये गुजारिश करूँगा, हैरत अंगेज़ आदमी जिसने अमली तौर पे काम करने की कोशिश की, हज़ारों ख़ानदानों को आगे लेके आए, मुआशी तौर पे उन्हें स्टेबलाइज़ किया और फिर किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया किसी का, अपने आप को आगे लाने की कोशिश नहीं की। ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने टीवी के थ्रू, सिटी न्यूज़ 7 के थ्रू हम सामने लेके आते हैं। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका सईद राजपूत साहब। सर आखिरी एक सेंटेंस दो कहने की अगर आप इजाज़त दें। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ प्लीज़। हमारे में और दूसरों में एक फ़र्क ये है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नेशनल लेवल पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें मुहिब वतन लोगों को जो काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स को। एक हमें और प्रोग्राम भी करना चाहिए और उसमें मैं सबसे पहले जिस दिन पार्टी को रजिस्टर करा के हम मीडिया में जाके ऐलान करेंगे, तो मैं खड़ा होकर सबसे पहले ऐलान करूँगा कि आई विल डिक्लाइन टू होल्ड एनी पोलिटिकल पोजीशन, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मैं लोगों को तैयार करूँगा, मुझे किसी तरह किसी सियासी पोजीशन की कभी ना ख्वाहिश थी, ना ख्वाहिश है, ना होगी। बहुत खूबसूरत बात आपने की। इसी पे हम इख्तिताम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं सईद राजपूत साहब का जिन्होंने टाइम दिया, क्रू का जो तशरीफ़ लाए, और नाजरीन संजीदा सवालात जवाब आप ख़ुद तलाश कीजिए, ऐसे आदमियों को प्रमोट कीजिए जो चुप करके काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।